नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बात करूंगा राहु की दुनिया। राहु कहां बैठकर बनाता है करोड़पति या ले आता है रोड पर। शिव गायत्री का पाठ अवश्य करें। तो शिव गायत्री जो है इसकी रेमेडी है इस वीडियो की, आज की वीडियो की। यह वीडियो सभी जातकों के लिए है क्योंकि राहु किसी न किसी भाव में विराजमान रहता है जन्म कुंडली के। तो यह आपके किसी न किसी भाव में इसकी स्थिति होगी। अब राहु यदि आपके लग्न पर हो तो वह कहां से लाभ देगा, कहां बैठ करके वह लाभ भाव का स्वामी हो जाएगा। लग्न में है तो किस भाव का वह लाभ भाव हो जाएगा, अर्थात आपके तीसरे घर का वह लाभ भाव हो जाएगा, अर्थात तीसरे घर का वह एकादश भाव हो जाएगा। आपने सुना होगा एकादश भाव में, लाभ भाव में राहु की स्थिति को बहुत अच्छा बताया गया है। जिसके राहु 11वें घर में, लाभ भाव में, आय भाव में, डिजायर भाव में होते हैं उसको बहुत अच्छा बता दिया जाता है। किसी भी पंडित जी के पास आप जाएंगे, एकादश भाव में राहु हैं तो वो कहेंगे यह आपके लिए बहुत अच्छा है। अब यह जो राहु की स्थिति है, राहु यदि आपके लग्न में है तो आपके तीसरे भाव का यह एकादश भाव हो जाएगा। गिनती करेंगे लग्न से 3 भाव तक, 1 2 3, तीसरा घर जो है एकादश होगा। अब एकादश होगा कि नहीं होगा, फिर तीसरे घर से जहां राहु लग्न में है वहां तक गिनती करेंगे, एकादश आना चाहिए। यदि नहीं आता है फिर यह हमारी 3 की गिनती ठीक नहीं है। 3 से गिनती करेंगे लग्न तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हो गया। लाभ भाव में तीसरे भाव से वह स्थित है तो यह क्या लाभ देगा, आपको परिश्रम बहुत कराएगा और साहस बहुत देगा। आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा, मेहनत अच्छी होगी, आप कर्म अच्छा कर पाएंगे, साहसिक कर्म कर पाएंगे। आपको कभी भी किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाहट नहीं होगी। आप इतना मेहनत करेंगे, आप कभी मैं थक गया हूं ऐसा शब्द आपके मुख से नहीं निकलेगा। जिनके लग्न में राहु होता है तो तृतीय भाव का वह लाभ देता है। अब लाभ तो देता है, जैसे यह आपके छोटे भाई बहनों का घर है तो लेकिन छोटे भाई बहनों से संबंधित लाभ से आपको यह वंचित भी करता है। अब यह जो घर है आपका टूरिज्म का है, टूर का है, टेबल का है, तो इसमें भी आपको अच्छी प्रगति यह देता है। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंध ठीक नहीं बनाता है तो यह लग्न से संबंधित, तीसरे भाव से संबंधित लाभ आपको देगा लग्न का राहु। लेकिन अब लग्न में विराजमान है तो लग्न के कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। आपका स्वास्थ्य ढीला करेगा, आप इतनी मेहनत करेंगे जिस उसका रिजल्ट आउटपुट आपको कम मिलेगा। अधिक काम करके कम मिलेगा। आपने देखा होगा कई लोग बहुत कम काम करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं और बहुत कुछ पा जाते हैं, लेकिन आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करके भी आप बहुत कम पा पाएंगे, बहुत कम आपको मिलेगा। आप जो भी पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसका क्रेडिट आपको बहुत कम मिलेगा। क्रेडिट आप किसी और को मिल जाएगा, आपकी मेहनत और क्रेडिट किसी और को, ऐसी स्थिति यहां पर राहु की हो जाती है। लेकिन पुरुषार्थ जी तोड़ करके मेहनत आपसे कराएगा। यदि आपके दूसरे भाव में राहु है तो यह क्या लाभ देगा, यह आपको चतुर्थ भाव का एकादश भाव लाभ भाव हो जाता है। यह द्वितीय घर, चतुर्थ घर का लाभ भाव हो जाता है, 1 2 3। अब चौथे घर से क्या देखा जाता है, सुख, ऐशो आराम, लविश लाइफ, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, यह सब देखा जाता है। तो दूसरे भाव में यदि राहु है तो चौथे घर से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा, आपका जो संचित धन है वह संचित धन तो आपको कम मिलेगा, लेकिन चौथे भाव से संबंधित आपके मेहनत से, परिश्रम से, जो आपने अद्भुत मेहनत करी है, परिश्रम करी है, उसकी पराकाष्ठा करी है, उसके बल पर आप बहुत कुछ अपने जीवन को ऐशो आराम में बदल सकते हैं, लवी लाइफ। और ये कहना चाहिए कि भोग विलास की जितनी भी वस्तुएं हैं, भौतिक सुख संसाधन आपको यहां से मिलते हैं यदि आपके दूसरे घर में राहु है। अब बात करते हैं तीसरे घर की।
लेकिन दूसरे घर में यदि राहु स्थित है तो यह आपको धन से संबंधित मामलों में कुछ परेशानियां भी देगा, विवाद भी उत्पन्न करेगा, घर परिवार में क्लेश भी देगा। यह इसका साइड इफेक्ट भी होता है। और साथ में आपके चेहरे पर, आपके मस्तिष्क पर कहीं चोट का निशान भी हो सकता है। आपकी वाणी को कभी कभी कटु भी कर देता है। जब आपके पास धन, अकूत धन संपत्ति हो जाती है तो वाणी में कुछ मिठास की जगह कड़वाहट भी आ जाती है। यह इसका साइड इफेक्ट है। मैंने आपको बताया कि शिव गायत्री आपने जपनी है अपने राहु को ठीक करने के लिए। यदि राहु किसी भी भाव में आपकी जन्म पत्ति में है तो शिव गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, यह शिव गायत्री है। आपके स्क्रीन पर भी इसका फ्लैश आ जाएगा। यह आपने अवश्य ही जितना अधिक कर सके उतना आपके लिए लाभप्रद है, क्योंकि राहु बनने से पहले वह सर्वभानु नामक राक्षस था। अमृतपान करके वह भगवान शंकर की जटाओं में छिप गया था और उसने सोचा अब यहां से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ दो भागों में अलग अलग कर दिया। जो सिर है, मस्तिष्क है, वह राहु बना। अब राहु तब से वह सुदर्शन चक्र के कटे जाने पर अमृतपान करके मैं बचा हूं ऐसा नहीं सोचता है। वह क्रेडिट देता है शंकर भगवान को कि मैं बच गया हूं, सिर कट गया है फिर भी बच गया हूं। इसलिए वह उनको अपना इष्टदेव मानता है। इसलिए शिव गायत्री यहां पर बहुत अचूक रामबाण औषधि है राहु की स्थिति को ठीक करने के लिए। अब यदि राहु आपके तीसरे भाव में है, तीसरे भाव की राहु को भी बहुत अच्छा कहा गया है, और तीसरे भाव में राहु है तो यह पंचम भाव का एकादश भाव हो जाएगा। 3 से 5 तक गिने हुए 1 2 3, तो तीसरे भाव का राहु पंचम भाव का एकादश हो जाएगा। अब यहां से गिनती करेंगे पंचम भाव से तीसरे भाव तक तो यह भी एकादश हो जाएगा। अब पंचम भाव में एकादश भाव हो रहा है तीसरा घर, तो यह पंचम भाव क्या है? आपकी हायर एजुकेशन का है। हायर एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तृतीय घर में राहु है और आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान को आप भरपूर लाड़ प्यार दे पाएंगे। और आपके लव रिलेशन, जो प्रेम संबंध है, प्रेम प्रसंग हैं, बहुत अच्छे होंगे। कभी कभी राहु इसमें इतनी ऊंचाई दे देता है कि वहां प्रेम प्रसंगों में फिर जब कमी नहीं आती है, धड़ाम हो जाती है, वह धराशायी हो जाते हैं, प्रेम प्रसंग बहुत विकृत हो जाते हैं और विद्रूप हो जाते हैं, बदरूप हो जाते हैं। उनसे फिर बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा है शिव गायत्री का यह सभी के लिए, सभी जातकों के लिए जिनके जहां भी राहु है उन सब के लिए यह उपाय है, रेमेडी है, शिव गायत्री का पाठ। अब तृतीय भाव में राहु है, इनको ठीक कहा गया है। तृतीय भाव के अनुसार हम देखें तो यहां पर राहु अति पराक्रम देता है, पुरुषार्थ देता है, साहस देता है, करेजियस बनाता है व्यक्ति को, और कभी कभी बहुत दुस्साहस भी दे देता है। इसका साइड इफेक्ट भी है, दुस्साहस भी दे देता है और एक गुस्से में अंधा बना देता है और आवेश बहुत हो जाता है, गर्म हो जाता है व्यक्ति का दिमाग। वह गर्मी जो है, गर्मी को, टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। आपके व्यवहार को भी यह खराब कर देता है। तीसरे भाव का राहु, जहां कुछ अच्छे परिणाम हैं, गुड इफेक्ट हैं, कहीं और बहुत उसके बैड इफेक्ट भी हैं। ऐसा नहीं है कि एकादश भाव का राहु आपका अच्छा ही होगा। यदि चौथे घर में राहु होगा तो यह आपके छठे घर का एकादश हो जाएगा। छठे घर का एकादश 6, जहां रोग ऋण शत्रु का जो घर है, तो आपके चौथे घर में धन, भूमि, भवन, सुख, माता जी के घर में यह राहु है। तो छठे घर का एकादश होने से क्या होगा? आपको छठे घर का ज्यादा लाभ देगा। शत्रु नहीं होंगे, ऋण नहीं होगा, रोग नहीं होगा। लेकिन प्रतिस्पर्धा बहुत अच्छी देंगे, उसमें पास भी हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा में कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम, और यह जो जीवन है, लाइफ है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रति क्षण एक एक सेकंड व्यक्ति का जीवन में वह प्रतिस्पर्धा में निकलता है, कंपटीशन में निकलता है, कॉम्पिटिटिव मूवमेंट होते हैं हर समय। तो यह कंपटीशन में आपको उत्तीर्ण कराएगा।
लेकिन चौथे भाव में होने से, स्थिति होने से चौथे भाव का क्या दुष्परिणाम होगा? माता जी से अलगाव करेगा, माता जी का लाड़ प्यार वात्सल्य प्रेम उतना नहीं मिल पाएगा जितना आप चाहते हैं। माता जी को रोग देगा, किसी न किसी प्रकार से माता जी को कष्टकारक ही हो जाएगा। यदि राहु हो पंचम भाव में तो यह सप्तम भाव का दाम्पत्य जीवन का, यह पंचम भाव का राहु एकादश हो जाएगा, लाभ भाव में हो जाएगा। तो यह दाम्पत्य जीवन, यह संतान का भाव, यह दोनों कॉम्बिनेशन है, सुपर कॉम्बिनेशन है और अच्छा तारतम्य तालमेल इनका बनता है। अब यह जहां आपको विवाह संबंध आपके जल्दी होंगे, बहुत लेट नहीं होंगे, विवाह जल्दी होगा, दाम्पत्य जीवन जल्दी आरंभ होगा, गृहस्थ जीवन जल्दी आरंभ होगा और आप पार्टनरशिप में, बिजनेस में बहुत अच्छा कर पाएंगे। दैनिक जीवनचर्या को बहुत अच्छी स्मूथली चला पाएंगे और व्यापार आपका दिन दुना रात चौगुना ऐसा बढ़ेगा। लेकिन पंचम भाव में स्थिति होने के कारण संतान सुख तो देगा, संतान उच्छृंखल हो सकती है, आपकी आज्ञाकारी कम अवज्ञा करने वाली होगी, अर्थात आपके जो मन मुताबिक चलने वाली संतान यहां पर कम आपको मिलेगी। आपका सौभाग्य संतान के लिए इस दृष्टि से बहुत कमजोर होगा और साथ में संतान हालांकि बहुत उच्च कोटि की अच्छी बुद्धि विद्या वाली होगी, अच्छा कमाने वाली होगी, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन जैसा आप चाहते हैं आपके मन मुताबिक वह व्यवहार नहीं कर पाए। यह पंचम भाव के राहु के साइड इफेक्ट हैं। तो उपाय वही करना चाहिए जो आरंभ में बता दिया है। यदि अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे सहयोग प्रदान कीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र शंकर भगवान का यह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इन सब कार्यों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। अब यदि राहु आपके छठे घर में हो, छठे घर के राहु को भी उत्तम बताया गया है, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। छठे घर का राहु है, शत्रु भाव का राहु है, रोग ऋण भाव का राहु है, तो यह अष्टम भाव का एकादश हो जाता है। तो अष्टम भाव से संबंधित आपको अच्छे परिणाम देगा। अष्टम भाव क्या है पहले इसके विषय में जानना चाहिए। यह आयु का घर है, उम्र का घर है, आपकी गोपनीय दस्तावेज, गोपनीय बीमारियां, आपके आयुष्य को बढ़ाने वाला यह घर है। तो यह गोपनीय जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से आपको सतर्क करेगा, कमाने देगा और साथ में आपकी जो गोपनीयता है उसको बनाए रखेगा। आपकी गोपनीयता कभी भंग नहीं होगी, सार्वजनिक नहीं होगी, पब्लिक नहीं होगी। आपकी जो गोपनीयता है वह, और जो आपके कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपने लाइफ पार्टनर को भी शेयर नहीं कर सकते हैं, और साथ में अपने परिवार के लोगों के साथ भी कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसी कुछ जानकारियां होती हैं, गोपनीय जानकारियां होती हैं, तो यह उनमें सब में आपको लाभ पहुंचाएगा और गुप्त रोगों से आपको दूर रखेगा, निजात दिलाएगा। और यह ससुराल पक्ष से भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। छठे भाव का राहु, और यह नाना के घर में है, नाना के घर से भी लाभ देगा। लेकिन छठे भाव का राहु कुछ इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। व्यक्ति नशा करने वाला हो सकता है, जुआ सट्टा लॉटरी आदि खेलने वाला हो सकता है। लेकिन यदि शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कोई रोजगार व्यवसाय आप करते हैं या उसमें किसी भी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट आपकी है तो आपको उसमें लाभ देगा, शत्रुओं से दूर रखेगा, रोग से दूर रखेगा, ऋण से दूर रखेगा। यह राहु की स्थिति है। लेकिन यहां पर का जो राहु है यह कभी कभी इनकम इतनी देता है व्यक्ति आसमान छूने लगता है, और कभी कभी यह जमीन पर भी ले आता है। जमीन पर आप ना आए उसके लिए शिव गायत्री का पाठ अवश्य करें। यदि राहु हो सप्तम भाव में, तो राहु सप्तम भाव में हो तो यह भाग्य भाव का एकादश भाव हो जाता है, भाग्य का एकादश हो जाता है। अर्थात भाग्य जो भी आप कार्य करेंगे वो आपको लाभ देगा। जो भी कार्य आप अपने जीवन में करने जा रहे हैं और प्रातः काल से सायंकाल तक, अपने जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक, वह कार्य में आपको सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन साथ में जो भी आप, मैंने बताया, जो भी आप कार्य करते हैं
आप धर्म से जुड़ जाएंगे, पिताजी से जुड़ जाएंगे। यदि सप्तम भाव में राहु है, पिताजी से जुड़ जाएंगे, धर्म से जुड़ जाएंगे। धर्म से जुड़ने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य जीवन है, यह मनुष्य जीवन भगवान की एक सुंदर अद्भुत कृति है और उत्तम कृति है, सर्वोत्तम कृति है। उस अपने जीवन का भाव अर्थ, अपने जन्म लेने का अर्थ आप समझ जाएंगे। धर्म का मतलब अर्थात अपने आपके जो दायित्व हैं, दायित्व का सम्यक रूप से और ईमानदारी से, स्वच्छता पूर्वक, पारदर्शिता पूर्वक आप निर्वाह करेंगे। पिताजी से सहयोग मिलेगा, पिताजी का हर कदम कदम पर आपसे तालमेल रहेगा, तारतम्य रहेगा, सामंजस्य रहेगा और सपोर्टिव नेचर पिताजी का आपके लिए रहने वाला है यदि सप्तम भाव में राहु है। और क्योंकि यह जो राहु है यह काम त्रिकोण में है, तो इसलिए सप्तम भाव के कुछ यह साइड इफेक्ट भी देगा, अलगाव भी दे सकता है और जो तलाक की स्थिति है उसको भी दे सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें फिर भी अंतिम क्षणों में तालमेल से, आपसी सहमति से वह तलाक की स्थिति दुरुस्त हो सकती है। और यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में आप अपने पार्टनर के ऊपर हावी रहेंगे, जिसके कारण आपका पार्टनर आपसे रुष्ट हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। और साथ में यह आपके लाइफ पार्टनर का भी स्थान है। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत अनबन भी रह सकती है और प्रेम प्यार यह भी दर्शाता है, अर्थात मिला जुला यहाँ पर असर रहेगा और संतान सुख यह पर्याप्त देगा। विवाह समय से कराएगा, विवाह में कोई विशेष विलंब नहीं होगा, अर्थात विलंब होगा भी तो वह फिर अधिक समय तक नहीं चलेगा। यह स्थिति होती है सप्तम भाव के राहु की। अब बात करते हैं अष्टम भाव में यदि राहु हो तो दशम भाव का यह एकादश भाव हो जाता है। अष्टम भाव जैसे पहले आया है कि यह आयुष से आपको उम्र, आयु, एज देने वाला है, लॉन्ग लाइफ का यह घर है। तो उस घर में यदि राहु बैठ जाए तो इसको अच्छा नहीं माना गया है अष्टम भाव के राहु को। लेकिन अब जब यह दशम भाव का एकादश लाभ भाव हो गया है, डिजायर भाव हो गया है, तो यह क्या करेगा, दशम भाव होता है आपके कर्म का। आप जो भी कार्य करेंगे ईमानदारी से करेंगे, उस कार्य को करके आपकी यश मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया में आपके चाहने वालों के साथ, आपके रेडियस में जो भी आते हैं, आप जिनके रेडियस में आते हैं, आप सबके चहेते हो जाएंगे, आपका अनुसरण करने वाले बहुत हो जाएंगे। ऐसे अनुकरणीय कार्य आपके द्वारा होने वाले हैं समाज के लिए और अपने परिवार के लिए, सबके लिए। जहां भी आप कार्य करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, वह अनुकरणीय हो जाएगा आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले जो बच्चे हैं आपके परिवार के और समाज के, उनके लिए अनुकरणीय स्थिति यहां पर राहु देता है, दशम भाव का राहु। और यह आपको कर्म करने में कोई बाधा नहीं देता है, अकर्मण्य नहीं बनाता है। कर्म की प्रधानता, कर्म के जो पॉइंट हैं, इशूज हैं, उनको अच्छी तरह समझने की समझ यह देता है। अब अष्टम भाव में राहु है, उसका बताते हैं। ये दशम भाव की स्थिति बताएगी, एकादश भाव हो जाता है राहु का अष्टम भाव। तो ये दशम भाव का एकादश भाव, अष्टम भाव में राहु है। यह गोपनीयता को भंग करता है, यह अनावश्यक प्रेम संबंध देता है, जिनके कारण व्यक्ति को रोग हो जाते हैं, उसकी आयु क्षीण होती है, रोगों का इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि यह गुप्त रोगों का घर है। और इस घर में रह करके यह पार्श्वगामी दृष्टि से आपके लग्न को, आपके शरीर को, स्वास्थ्य को, आपकी आदतों को, आपके हैबिट को, जो प्रकृति है आपकी, उसको भी बाधित करता है, आपके ऑरा को यह डिस्टर्बेंस करता है यह राहु। तो इसलिए शिव गायत्री का मंत्र आपके लिए भी है। यदि राहु हो नवम भाव में तो एकादश भाव का यह लाभ भाव हो जाता है। लाभ भाव का लाभ भाव हो जाता है नवम भाव, भाग्य भाव। लाभ भाव से लाभ भाव में राहु है, लाभ भाव से लाभ भाव में, एकादश भाव से लाभ भाव में राहु है। तो एकादश भाव का क्या फल करेगा? एकादश भाव डिजायर भाव है, लाभ भाव है। जो भी आप कार्य करते हैं उसके लिए आपकी एक सोच होती है, हम सबकी एक सोच होती है कि हम जो भी कार्य करें इससे बेनिफिट मिले, प्रॉफिट मिले, लॉस बिल्कुल भी ना हो, तनिक भी ना हो, एक ढेले का भी ना हो, हमें प्रॉफिट हो।
तो यही स्थिति यहाँ पर राहु की हो जाती है। भाग्य भाव में वह आदमी को कर्मठ बनाता है, प्रगतिशील बनाता है, प्रोग्रेसिव बनाता है और उसके अग्रेसन को हटाता है और बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध स्थापित करता है। अपनी तरफ से पूरी भरसक कोशिश प्रयास करता है कि समाज के साथ सबके साथ अच्छे संबंध हों। लेकिन यहाँ पर यश मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है कि धन दौलत की कोई कमी यहाँ पर नहीं होती है। यह एकादश भाव से लाभ भाव में अर्थात भाग्य भाव में राहु होने के परिणाम है। लेकिन जब भाग्य भाव में राहु है तो यह अष्टम भाव का, क्षमा कीजिएगा, आपके कर्म भाव का व्यय भाव हो जाता है। लेकिन व्यय भाव होने से इसको दोष नहीं लगता है। लेकिन राहु जब यहां पर हो जाता है तो यह आपकी जो धन दौलत आपने कमाया है उस धन दौलत पर बंटा लगाता है और उसको एक तरह से बाधित करता है। यह गलत संगति में ले जाता है और जो इन्वायरमेंट है इसको दूषित करता है। भाग्य यहाँ पर साथ नहीं लेता है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं वह भाग्य का साथ नहीं, वह बल्कि आपके जो मेहनत है, पुरुषार्थ है और भाइयों के साथ संबंध है, बड़े भाइयों के साथ संबंध है, समाज के साथ संबंध है। यश मान प्रतिष्ठा जिसके कारण आपकी बनी हुई है उस यश मान प्रतिष्ठा को यह धूमिल कर देता है और आपके पिताजी के साथ भी सहयोग की स्थिति नहीं रहती है, अलगाव हो जाता है और पिताजी वहां पर असमर्थ हो जाते हैं। आपको चाहते हुए भी आंतरिक अंतर्मन से वह चाहते हैं कि आपका भला हो, आपकी सहायता करूं, कुछ आपका हाथ बटाऊं, आपको सहयोग करूं, आपके नाम से कुछ इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन यह भाग्य भाव का राहु यह आपको बाध्य कर देता है। आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं लेकिन फिर भी आप धार्मिक कृत्य नहीं कर पा रहे हैं, अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं यदि आपके भाग्य भाव में राहु है। और भाग्य भाव में राहु होने से आपका जो परिवार का वातावरण है वह भी दूषित हो जाता है। साथ में परिवार का भी साथ आपको कम मिलता हुआ प्रतीत होता है। पैतृक संपत्ति को राहु डेंट करता है। पैतृक संपत्ति यदि आपके है बाप दादाओं से तो वह आपके पास आने में विलंब लगता है या वह आती ही नहीं है, आपके पक्ष में वह निर्णय होता ही नहीं है। इस तरह की स्थिति हो जाती है भाग्य भाव की राहु की। यदि राहु आपके दशम भाव में हो तो राहु दशम भाव कर्म स्थान में हो तो यह द्वादश व्यय भाव के एकादश में हो जाता है। व्यय भाव का यह लाभ भाव हो जाता है। कौन सा? कर्म का भाव। यह जो आपकी जॉब का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है, आपके कार्य का भाव है, नौकरी का भाव है, उस भाव में राहु हो तो आपके व्यय भाव का, खर्चे के भाव का, एक्सपेंसेस का एकादश हो जाता है। तो एक्सपेंसेस में आपको लाभ देता है, अधिक खर्चे नहीं होते हैं, खर्चों पर अंकुश आप लगा करके रखते हैं। कर्म आपका बहुत उग्र होता है, बहुत बड़ा होता है, अच्छा पुरुषार्थ आप कर पाते हैं, उसमें कोई आपको ना नौकर करने की आदत नहीं होती है यदि दशम भाव में राहु हो। कर्म अच्छा होगा लेकिन काम करते करते भी आप मेहनत इतनी करेंगे कभी थकने का नाम नहीं लेंगे। और लेकिन आपके कुछ यहाँ पर एनिमीज हो जाते हैं, शत्रु हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं जो आपकी लेग पुलिंग करते हैं, आपकी टांग को खींचने का काम करते हैं और आपसे जलन करते हैं, इच्छा करते हैं, मन मुटाव रखते हैं, मतभेद रखते हैं कि यह व्यक्ति इतनी कम समय में कैसे यहाँ ऊंचे पद पर पहुंच गया है। और यह स्थिति देखी गई है दशम भाव में राहु की। जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, राजनीतिक व्यक्ति, यह बहुत अच्छा लाभ यहां पर कमाते हैं अपनी यात्राओं से। अच्छी यात्राएं होती हैं क्योंकि यह यात्राओं का घर है द्वादश भाव, उसके एकादश भाव में यात्राएं अच्छी होती हैं, विदेश यात्राएं होती हैं, नौकरी के लिए भी यात्राएं होती हैं और साथ में नौकरी के लिए विदेश आना जाना भी रहता है। और नौकरी के लिए भी, नौकरी आप अब्रॉड में कर सकते हैं दशम भाव की राहु से। और यात्राओं का तो आना जाना आपका, आप घर से बाहर ही अधिक अच्छा कमा पाएंगे यदि दशम भाव में यदि आपके राहु है तो। इसके साथ साथ आपके जो खर्चे हैं, फिजूल खर्चे को यहाँ पर राहु रोकता है। लेकिन आपकी शानो सौगत ऐसी है कि आपके खर्चे लगाम उन पर नहीं लगती है, खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से अब जो दशम भाव में राहु स्थित है इसके कारण आप पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं लेकिन उस पुरुषार्थ के कारण कभी कभी आपको हानि भी हो जाती है। जैसे मैंने बताया, लेग पुलिंग भी हो जाती है, लेग पुलिंग हो जाती है, पिताजी का संबंध खराब हो जाते हैं, आपके कार्य, आपकी मंशा भले ही
उन कार्य को गलत करने की नहीं है। आप नेक नियति से कार्य कर रहे हैं, कार्य करते करते बिगड़ जाता है। आपके सारे कार्य अच्छे हैं, 10 कार्य अच्छे हैं, यदि एक कार्य वहां पर बिगड़ जाता है तो आपका अपयश ऐसी आग की तरह फैल जाता है, फिर आपको यह उठने नहीं देता है। इसलिए आपको भी शिव गायत्री का यह मंत्र पाठ इसका अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करता हूं, यदि आपके राहु हों एकादश भाव में, एकादश भाव के राहु को बहुत उत्तम कहा गया है, 3, 6, 11, क्योंकि यह वृद्धि भाव है, और दशम भाव के राहु को भी अच्छा कहा गया है। एकादश भाव का राहु यह आपके लग्न, अब यहां 1, 2, 3 या 1, 2, 3 कहीं से भी इसको गिनती कर लेंगे, यहां से 3 ही आएगा, लेकिन इसको ऐसे हम यदि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहां से गिनती करेंगे तो यह एकादश हो जाता है, पहला घर और 11वां घर, और ये 20 का 12वां घर। तो इस तरह से यह लग्न का एकादश हो जाता है। अब ये एकादश घर क्या है उस पर बात करूं, उससे पहले आपको लग्न के विषय में बताता हूं। यदि आपकी 11वें घर में राहु है, लग्न की बात कर रहा हूं, यदि आपका लग्न से 11वें 1, 2, 3 छोड़ करके राहु है, या जहां राहु है, राहु से आपका लग्न तीसरा है, तो आपके एकादश भाव में राहु है, तो यह क्या करेगा, आपके स्वास्थ्य का लाभ करेगा। वृद्धि भाव है, स्वास्थ्य में लाभ देगा, आपकी आदतें अच्छी होंगी, आपके व्यवहार अच्छे होंगे, आप सद्गुणी होंगी, आप अच्छा अध्ययन करने वाले होंगे, अच्छे व्यक्तित्व वाले होंगे, अच्छे व्यक्तित्व में निखार ला पाएंगे, आप अपने व्यक्तित्व को सुधारने में फोकस करेंगे, अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए आप मेहनत करेंगे, और साथ में आपके जो आदतें हैं बहुत अच्छी होंगी, सज्जनों के साथ उठना बैठना यह होगा, इनकम बहुत अच्छी होगी। साथ में यदि अब यह क्या है, जो यह लग्न है ना, यह लग्न जिससे एकादश हो रहा राहु, यह आपका क्या है, बचपन है, बचपन। और बचपन में यदि आप अच्छे होते हैं, आपका जन्म अच्छे इन्वायरमेंट में होता है, और धीरे धीरे आपकी परवरिश भी अच्छी होती है, आपकी स्कूलिंग अच्छी होती है, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, प्राइमरी, और उसके बाद हायर एजुकेशन भी अच्छी होती है, तो नेचुरली हो जाता है आपको अच्छे परिणाम, अच्छी इनकम आपकी होगी। और एकादश भाव में यह आपके बड़े भाइयों का, बहनों का घर भी है, बड़े भाई बहनों से अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध, आपकी चल संपत्ति बहुत अच्छी, घोड़ा गाड़ी वाहन, आधुनिक भौतिक सुख के जो संसाधन है उनमें प्रगति उन्नति होती है, क्योंकि यह वृद्धि भाव है एकादश भाव, और आपका लाभ भाव भी है, एकादश भाव भी है। आपका लाभ भाव अर्थात यह कालपुरुष जन्मांग का एकादश भाव लाभ भाव है, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो नेचुरली डिजायर भाव है। तो यहां से आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन इस राहु के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं। कभी कभी आप अपने अधिक आत्मविश्वास के कारण कुछ हानि भी कर पाते हैं, जिससे आपके जीवन का जो व्यवसाय है, श्रम है, आपकी मेहनत है, उस पर बट्टा लग जाता है, जिसके कारण आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए आपको भी शिव गायत्री का पाठ करना ही चाहिए। अब यदि आपके व्यय भाव में राहु हो, तो व्यय भाव का जो राहु है इसको भी अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन यह व्यय भाव का राहु आपके दूसरे घर का एकादश हो जाएगा, आपके धन भाव का यह एकादश हो जाएगा, लाभ भाव का हो जाएगा, धन भाव का लाभ भाव हो जाएगा आपका द्वादश भाव। तो इसमें जब राहु है तो आपको धन से संबंधित लाभ बहुत होंगे, आपके घर में खुशहाली होगी, वातावरण खुशनुमा होगा, अच्छा वातावरण होगा, आप जो भी कार्य करेंगे आपकी धन प्रॉपर्टी की बदौलत आपकी रिस्पेक्ट होगी, घर में भी बाहर भी, समाज में, यत्र तत्र सर्वत्र जहां आपका उठना बैठना है, आना जाना है, आपके कार्यस्थल में हर जगह पर ये होगा। और आपकी वाणी यहाँ से बहुत अच्छी होगी, आकर्षक होगी, मधुर होगी, और आप जो कम्युनिकेशन स्किल है, अपनी वाणी के बल पर आप बड़े बड़े कार्यों को हल कर पाएंगे, और बिगड़ते हुए कार्यों को भी आप सुधार लेंगे, अच्छा कर लेंगे, अपने फेवर में कर लेंगे। लेकिन 12वें घर में व्यय भाव में यदि राहु हो, तो यहां से क्या होता है, धन इतना कमा लिया है आपने, कहीं आपने गलत फ्रॉड तरीके से तो धन नहीं कमाया है, यह भी स्थिति यहां पर बनती है दूसरे घर की, और इसके कारण आपको कोर्ट कचहरी के
केस भी आपके ऊपर हो सकते हैं, आप जेल भी जा सकते हैं, जेल यात्रा भी हो सकती है और इससे विदेश यात्रा भी हो सकती है। यदि आप किसी फ्रॉड में फंसते हैं द्वादश राहु के कारण, तो यहां से नॉन अवेलेबल हो जाएगा, इसकी बेल मिलना भी मुश्किल हो जाता है और जेल की यात्रा कभी कभी ऐसा होता है आजीवन कारावास की स्थिति भी यहाँ पर बन जाती है। फिजूल खर्ची बहुत हो जाती है। यदि आप धन अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा धन है और खुद संपत्ति है, तो बुध सपूत क्यों धन संचय, पुत्र कपूत क्यों धन संचय, वो वाली स्थिति यहाँ पर हो जाती है। आपके नेचर में यह आ जाता है कि आज जब पैसा है तो इसको कल की चिंता नहीं करनी है, आज खर्च कर लो। कल किसने देखा है, यह भाव आपके अंदर आ जाता है। जब यह भाव आ जाता है, कल किसने देखा है, आज पूरा कर लो, आज खा पी लो, मौज मस्ती कर लो, ऐसो आराम कर लो, तो यह स्थिति बन जाती है, यह खराब स्थिति बन जाती है, यह साइड इफेक्ट हो जाता है। और देश विदेश की यात्राएं तो भरपूर होती हैं, बहुत अधिक होती हैं। केवल बचना है फ्रॉड तरीकों से, बुरे मार्गों से धन अर्जित ना हो। यदि ऐसी स्थिति होती है तो फिर राहु से कौन बचा सकता है। इसलिए आपको भी शिव गायत्री का पाठ करना चाहिए। अब यह जो राहु की स्थिति है ना, यह हर किसी की जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में होती है। कहीं ना कहीं राहु बैठा हुआ होता है। यह मैंने 12 राशियों के 12 भाव में राहु की स्थिति को बताया है और राहु की यह दुनिया क्या कहती है, यह यदि आपकी समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान भी कीजिए। और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी करें, शिव गायत्री का पाठ भी करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। फिर आपसे मुलाकात किसी अन्य विषय पर होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।